हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम स्टडी करेंगे एक्सक्रीशन टॉपिक और इसमें हम पढ़ेंगे एक्सक्रीशन इन ह्यूमन बीइंग एंड एक्सक्रीशन इन प्लांट्स। तो पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं व्हाट इज एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन का मतलब क्या है? इट इज द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ वेस्ट मटेरियल्स जैसे कि नाइट्रोजनस वेस्ट लाइक यूरिया, यूरिक एसिड एक्सेट्रा फ्रॉम बॉडी इज कॉल्ड एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन का मतलब ये एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पे हमारे बॉडी में जो भी वेस्ट मटेरियल्स तैयार होते हैं, नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल्स तैयार होती है जैसे कि यूरिया, यूरिक एसिड, इन सब को निकाल के बाहर फेंकना मतलब एक्सक्रीशन है। हम इनको नाइट्रोजनस वेस्ट क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि यूरिया में, यूरिक एसिड में नाइट्रोजन रहता है, इसीलिए हम इसको नाइट्रोजनस वेस्ट कहते हैं। तो ये नाइट्रोजनस वेस्ट हमारे बॉडी में तैयार होते हैं और उन वेस्ट मटेरियल्स को बॉडी से बाहर फेंकने का जो प्रोसेस है उसको हम बोलते हैं एक्सक्रीशन। In unicellular organisms, waste material are removed away directly from cytoplasm through its body walls using the process called diffusion। जैसे कि हमने डिफ्यूजन प्रोसेस पहले भी पढ़ा है, तो यहाँ पे क्या होता है, जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, हमें जैसे पता है दो टाइप के ऑर्गेनिज्म रहते हैं, एक यूनिसेलुलर और दूसरे है मल्टीसेलुलर। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म मतलब ऐसे ऑर्गेनिज्म जो सिंगल सेल से बने रहते हैं। उनके बॉडी में जो भी काम है, डाइजेशन, एक्सक्रीशन, रेस्पिरेशन, जो भी काम है वो सिर्फ एक ही सेल करता रहता है। तो यहाँ पे जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है उनके बॉडी में जो भी वेस्ट मटेरियल तैयार होता है, वो जो रिमूव करते हैं उस प्रोसेस को बोलते हैं डिफ्यूजन। डिफ्यूजन के प्रोसेस की हेल्प से वो अपना वेस्ट मटेरियल बाहर फेंकते हैं। वो कैसे फेंकते हैं बाहर? वो डायरेक्टली अपने बॉडी वॉल के थ्रू ही बाहर फेंकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, अगर एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में इसका न्यूक्लियस है, अगर यहाँ पे साइटोप्लाज्म है और इस साइटोप्लाज्म में अगर ये वेस्ट मटेरियल है, तो क्या होता है, यहाँ पे ये वेस्ट मटेरियल सेल के अंदर है, सेल के बाहर कुछ भी नहीं है। तो सेल के अंदर इसका कंसंट्रेशन ज्यादा है और सेल के बाहर इसका कंसंट्रेशन बहुत कम है। तो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन को ये जो मटेरियल है मूव होता है और इस साइटोप्लाज्म से ये बॉडी वॉल के थ्रू ही बाहर फेंक दिया जाता है। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं डिफ्यूजन। डिफ्यूजन का मतलब है मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। तो इसके हेल्प से यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म अपने बॉडी में जो भी वेस्ट मटेरियल तैयार होता है वो बाहर फेंक देते हैं। बट व्हाट अबाउट मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म? इनमें ये रिमूविंग ऑफ वेस्ट मटेरियल कैसे होता है? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म जैसे कि ह्यूमन बीइंग, हाईएस्ट कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म। तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म जो है, जैसे कि हम मल्टी बोल रहे हैं, मल्टी का मतलब है मेनी, मतलब ये ऑर्गेनिज्म एक सेल से नहीं बल्कि मेनी सेल से बना रहता है। ऐसे सेल्स कंबाइन होके टिश्यू होता है, टिश्यू कंबाइन होके ऑर्गन होते हैं एंड ऑर्गन कंबाइन होके ऑर्गन सिस्टम होता है। और इसी की वजह से मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में हमें बहुत सारे अलग अलग सिस्टम दिखाई देते हैं, जैसे कि हमने पहले की वीडियोस में स्टडी किया है। हमने डाइजेस्टिव सिस्टम स्टडी किया है न्यूट्रिशन में, बाद में रेस्पिरेटरी सिस्टम को स्टडी किया है, बाद में सर्कुलेटरी सिस्टम में स्टडी किया है, वैसे ही अभी हम स्टडी कर रहे हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में बहुत सारे सेल्स के होने के वजह से हर एक सेल्स एनवायरनमेंट के कांटेक्ट में नहीं आता। जैसे कि मैंने यहाँ पे डायग्राम ड्रॉ किया है, इमेजिन करो ये एक ऑर्गन है और ये इतने सारे सेल से बना है और ये जो है ये बाहर का एटमॉस्फेयर है, एनवायरनमेंट है। तो ये जो सेल है, मैं यहाँ पे ब्लू कलर यूज कर रही हूँ, ये जो ब्लू कलर का सेल है ये इस बाहर के एनवायरनमेंट से कांटेक्ट में है, एनवायरनमेंट से यहाँ पे ये कांटेक्ट में है। तो अभी आप देखोगे तो ये सेल अगर अपना वेस्ट मटेरियल बाहर फेंक देगा तो व्हाट अबाउट दिस सेल? ये सेल का क्या होगा? ये सेल तो एनवायरनमेंट के कांटेक्ट में है ही नहीं। ये सेल तो एनवायरनमेंट के कांटेक्ट में नहीं है, ये भी सेल नहीं है, ये भी सेल नहीं है। मतलब मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में हर कोई सेल एनवायरनमेंट के कांटेक्ट में नहीं रहता है। वही मैंने यहाँ पे लिखा है, इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म देयर आर मेनी सेल्स and each and every cell is not exposed to outside environment to remove waste materials through diffusion। मतलब मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में हर एक सेल एनवायरनमेंट कांटेक्ट में नहीं रहता, बाहर के एनवायरनमेंट से कांटेक्ट में नहीं रहता, इसीलिए ये डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू वेस्ट मटेरियल्स को बाहर फेंक नहीं सकते। तो फिर इसमें कैसे होता है? देयरफॉर मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म हैव एक्सक्रीटरी सिस्टम, जैसे सर्कुलेटरी सिस्टम रहता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम रहता है, वैसे ही
मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में और एक सिस्टम रहता है जिसको बोलते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम, टू रिमूव वेस्ट मटेरियल। Excretory system includes pair of kidneys, pair of ureters, urinary bladder and urethra। तो इस एक्सक्रीटरी सिस्टम में क्या क्या रहता है, कौन से ऑर्गन्स रहते हैं, तो इसमें हम देखेंगे पेयर ऑफ किडनीज। पेयर ऑफ किडनीज मतलब यहाँ पे दो किडनी हम देखने वाले हैं। पेयर मतलब दो, तो पेयर ऑफ किडनीज, जैसे कि दो किडनी है तो दोनों किडनी से पेयर ऑफ यूरेटर्स रहते हैं, और देन पेयर ऑफ सॉरी यूरिनरी ब्लैडर एंड देन लास्ट विल बी यूरेथ्रा। तो इसके बारे में हम डिटेल में हमारे नेक्स्ट पेज पे पढ़ेंगे। तो ये हो गया अबाउट एक्सक्रीशन इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो अब हम देखेंगे व्हाट अबाउट किडनी। किडनी कैसे रहते हैं, कहाँ रहते हैं, वो अब यहाँ पे देखेंगे। So there are two bean-shaped kidneys, right and left, placed in dorsal side of the abdomen. So abdomen region में dorsal side पे हम दो किडनीज देखते हैं, एक को बोलते हैं राइट किडनी एंड एक को बोलते हैं लेफ्ट किडनी, डिपेंडिंग ऑन द प्लेस। तो ये जो किडनीज है ये बीन शेप्ड है। बीन शेप मतलब ये शेप, इसको बोलते हैं बीन शेप। तो हमारे जो किडनीज है वो ऐसे है, बीन शेप्ड किडनी है। जो एब्डोमेन के डॉर्सल साइड पे राइट साइड पे रहते हैं उसको राइट किडनी बोलते हैं, जो लेफ्ट साइड पे रहते हैं उसको लेफ्ट किडनी बोलते हैं। ईच किडनी कंटेन्स मिलियंस ऑफ फिल्ट्रेशन यूनिट्स कॉल्ड नेफ्रॉन्स। तो हर एक किडनी में एक फिल्ट्रेशन यूनिट है जहाँ पे ये मेन फिल्ट्रेशन का काम होता है। वेस्ट मटेरियल्स को फिल्टर करने का जो काम करते हैं वो इस फिल्ट्रेशन यूनिट्स पे होता है, और ये फिल्ट्रेशन को यूनिट को हम बोलते हैं नेफ्रॉन। जैसे कि रेस्पिरेशन में जो मेन यूनिट है, मेन पार्ट है रेस्पिरेटरी सिस्टम में जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस करता है वो है अल्वियोलाई। अल्वियोलाई में एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है। अल्वियोलाई से ऑक्सीजन ब्लड में जाता है और ब्लड से CO2 अल्वियोलाई में आता है। वैसे ही वहां पे जैसे मिलियंस ऑफ अल्वियोलाई रहते हैं, वैसे ही किडनी में भी ये जो नेफ्रॉन है ये फिल्ट्रेशन यूनिट है, और हर एक किडनी में मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन्स रहते हैं। तो यहाँ पे बहुत सारे नेफ्रॉन्स रहते हैं और यहाँ पे भी बहुत सारे नेफ्रॉन्स रहते हैं। हर एक नेफ्रॉन में ये फिल्ट्रेशन होता है एंड देन दैट वेस्ट मटेरियल विल बी कलेक्टेड टू थ्रो आउट, मतलब वहां से वो कलेक्ट करके बाहर फेंका जाता है। तो ये था अबाउट ऑल किडनी। बाकी का हम पढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट पेज पे। तो अब हम स्टडी करेंगे अबाउट एक्सक्रीटरी सिस्टम, ये कैसे रहते हैं वो सभी हम यहाँ पे पढ़ेंगे। तो अब ये आप यहाँ पे डायग्राम देख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये दो जो बीन शेप्ड आपके ब्राउन कलर के देख रहे हैं ये किडनीज है। तो हम यहाँ पे किडनी को नाम लिखे हैं लेफ्ट किडनी, तो ये हो गई हमारी राइट किडनी। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं दिस इज राइट किडनी, तो ये राइट किडनी होगी। और यहाँ पे दोनों किडनी के बीच में आप ब्लू कलर का और यहाँ पे थोड़ा सा पिंकिश कलर के दो पाइप देख सकते हैं। तो यहाँ पे जो ये पिंकिश कलर से जो पाइप या किडनी में एंटर हो रही है वो है लेफ्ट रीनल आर्टरी। लेफ्ट रीनल आर्टरी, लेफ्ट क्यों, क्योंकि ये लेफ्ट किडनी में एंटर हो रही है, वैसे ही सेम राइट किडनी में भी एंटर होती है, उसको आप राइट रीनल आर्टरी बोलते हैं। तो ये जो आर्टरी है ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आती है, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आती है। तो ये ब्लड यहाँ से किडनी में एंटर होता है, और किडनी में बहुत सारे फिल्ट्रेशन यूनिट रहते हैं जैसे कि नेफ्रॉन्स रहते हैं जिसमें फिल्ट्रेशन होता है। और यहाँ पे फिर नीचे आप देख सकते हैं मैंने लिखा है लेफ्ट रीनल वेन। तो ये जो ब्लू कलर का है ये लेफ्ट रीनल वेन है। तो ये क्या कैरी करती है, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को यहाँ से कैरी करती है। नीचे आप आओगे तो आप देख सकते हैं ये एबॉर्टा है, यहाँ पे है वो लेफ्ट यूरेटर है। तो ये जो स्किन कलर का देख सकते हैं ये यूरेटर है, यही पाइप है जो किडनी से फिल्टर किया हुआ वेस्ट मटेरियल लेके यहाँ पे स्टोर करते हैं, इस बैग लाइक स्ट्रक्चर में स्टोर करते हैं। तो ये लेफ्ट से आ रहा है इसीलिए लेफ्ट यूरेटर है। यहाँ पे जो लेफ्ट ब्लू कलर का जो पाइप देख रहे हैं उसको वेना कावा बोलते हैं। और ये जो बैग लाइक स्ट्रक्चर है दिस इज कॉल्ड एज यूरिनरी ब्लैडर, जिसमें ये राइट और लेफ्ट किडनी से जो वेस्ट मटेरियल आता है, यूरिन आता है, वो स्टोर होता है। और यहाँ से जहाँ से ये यूरिन को बाहर फेंक दिया जाता है हमारे बॉडी से उसको बोलते हैं यूरेथ्रा। तो अगर यहाँ पे ये लेफ्ट यूरेटर है तो हम इसको बोलते हैं राइट यूरेटर। जैसे हमने इस तरफ लेबलिंग की है सेम वैसे ही लेबलिंग हमारे इस तरफ भी रहते हैं। और जो भी फिल्ट्रेशन का काम होता है वो होता है हमारे किडनीज में विद द हेल्प ऑफ नेफ्रॉन। और आफ्टर द फिल्ट्रेशन जो भी वेस्ट आता है वो यहाँ पे यूरिनरी ब्लैडर में स्टोर होता है। तो ये है अबाउट एक्सक्रीटरी सिस्टम।
आपको एग्जाम में इसके ऊपर डायग्राम भी पूछते हैं, ड्रॉ एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ ए ह्यूमन बीइंग एंड लेबल डैश डैश पार्ट्स, मतलब एक दो तीन पार्ट्स को लेबल करने के लिए भी बोलते हैं। नहीं तो ये डायग्राम देते हैं और उसके ऊपर आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी पूछते हैं। तो ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली इसके लेबलिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको एक दो तीन बार लिख के इसको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। डायग्राम ड्रॉ करने के लिए बहुत इजी है, जस्ट आपको याद रखना है वो है इसकी लेबलिंग्स। तो लेबलिंग्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये था अबाउट एक्सक्रीटरी सिस्टम। हम पढ़ेंगे अभी नेक्स्ट पेज पे इसके आगे का टॉपिक। तो जैसे कि मैंने आपको बोला कि जो बीन शेप्ड है, ऐसे जो किडनीज थे दोनों तरफ, राइट एंड लेफ्ट किडनीज थे, और जहां से यूरेटर्स आ रहे थे और दोनों यूरेटर्स आके ज्वाइन होते हैं कहाँ पे, यूरिनरी ब्लैडर में, और यहाँ यूरेटर से वेस्ट थ्रो किया जाता है बाहर। तो ये जो राइट एंड लेफ्ट किडनीज थे उसके अंदर फिल्ट्रेशन यूनिट थे, और उस फिल्ट्रेशन यूनिट को बोलते हैं नेफ्रॉन। यही मेन है जिसमें हमारा नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल फिल्टर होता है। तो उसको आज हम इस पेज पे पढ़ेंगे। तो ये है डायग्राम नेफ्रॉन का, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर मल्टीपल चॉइस, थ्योरी क्वेश्चंस, डायग्राम्स बहुत सारे आते हैं, बहुत बार ये क्वेश्चन इसके ऊपर पूछते हैं बोर्ड को। तो नेफ्रॉन को अब हम पढ़ेंगे। सो ये डायग्राम नेफ्रॉन का है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो यहाँ पे जो कप लाइक स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, ये कप लाइक स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं बाउमन्स कैप्सूल। इस कप लाइक स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं बाउमन्स कैप्सूल। इस बाउमन कैप्सूल को अंदर जो सर्कल सर्कल दिख रहे हैं, राउंड राउंड दिख रहे हैं व्हाइट कलर के, और जो रेड रेड कलर आपको यहाँ पे बीच में दिख रहा है, ये जो है इसको बोलते हैं ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस। इस कप लाइक स्ट्रक्चर में जो यहाँ से छोटा पाइप जो अंदर जा रहा है उसको बोलते हैं रीनल आर्टरी। आपको पता है अभी आर्टरी कौन सा ब्लड कैरी करती है, तो आपको वो याद रखना है, रीनल आर्टरी। और यहाँ से जो बाहर आ रही है छोटी वेन लाइक स्ट्रक्चर उसको बोलते हैं रीनल वेन। तो जो अंदर जा रही है वो है रीनल आर्टरी, और जो बाहर आ रही है वो है रीनल वेन। और यहाँ पे आप अगर देखोगे तो एक कप लाइक स्ट्रक्चर यहाँ से एक्सटेंड होता है, और यहाँ से यहाँ पे ट्यूबुलर पार्ट दिखता है आपको। ये जो ट्यूबुलर पार्ट है, यहाँ पे मैंने लिखा है ट्यूबुलर पार्ट। ट्यूबुलर पार्ट दोनों तरफ है, एक यहाँ पे भी है और एक यहाँ पे भी है। तो जो पहला जो ट्यूबुलर पार्ट है उसको हम बोलते हैं प्रोक्सिमल ट्यूब्यूल। प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल। और वैसे ही एक बार उसको ट्यूबुलर शेप में टर्न होने के बाद में एक यू शेप्ड स्ट्रक्चर आ जाएगा, और इस यू शेप्ड स्ट्रक्चर को बोलते हैं हेनलेज लूप। हेनलेज लूप। ये हेनलीज लूप आगे यू शेप स्ट्रक्चर कवर होने के बाद में फिर से एक ट्यूबुलर पार्ट आएगा, और उसको हम बोलेंगे डिस्टिल ट्यूब्यूल। डिस्टिल ट्यूब्यूल। तो ये जो ट्यूबुलर पार्ट है उसको हमने दो पार्ट में कवर किया है। यू शेप स्ट्रक्चर मतलब हेनलीज लूप के पहले जो आएगा वो प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल है, और हेनलीज लूप के बाद में जो आएगा वो डिस्टिल ट्यूब्यूल है। और डिस्टिल ट्यूब्यूल बाद में जाएगा और कनेक्ट हो जाएगा कलेक्टिंग डक्ट, जैसे कि इसका नाम है कलेक्टिंग डक्ट, मतलब ये कलेक्ट करता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एक कलेक्शन के लिए पाइप है, यहाँ पे एक है, मतलब यहाँ से एक नेफ्रॉन को कनेक्ट किया जाता है, यहाँ से एक नेफ्रॉन को, यहाँ से एक नेफ्रॉन को, ऐसे बहुत सारे नेफ्रॉन यहाँ पे कनेक्ट होते हैं। और हर नेफ्रॉन से जो फिल्ट्रेशन होने के बाद जो वेस्ट मटेरियल आता है वो वेस्ट मटेरियल यहाँ पे आता है, और फिर यहाँ से वो यूरेटर के थ्रू कहा जाता है, यूरिनरी ब्लैडर में जाता है। तो यहाँ पे अगर आपने नोटिस किया तो यहाँ पे जो रीनल वेन है वो आगे जाके यहाँ पे ब्रांचेस में कन्वर्ट होके इन्होंने इसने पूरे नेफ्रॉन को कवर किया है। तो इसको हम बोलते हैं कैपिलरीज। तो ये यहाँ पे ब्लड सप्लाई को हेल्प करती है पूरे नेफ्रॉन को। तो ये है डायग्राम नेफ्रॉन का, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको और एक बार इसके लेबलिंग एक्सप्लेन कर रही हूँ। अभी मैं ब्लू कलर यूज करती हूँ सो दैट आपको इजीली समझ में आ जाए। ये जो कप लाइक स्ट्रक्चर है उसको हम बोलते हैं बाउमन्स कैप्सूल। इसके अंदर के पार्ट को बोलते हैं ग्लोमेरुलस। जो ब्लड आर्टरी एंटर हो रही है उसको बोलते हैं रीनल आर्टरी। जो ब्लड वेन बाहर आ रही है उसको बोलते हैं रीनल वेन। बाउमन कैप्सूल से जो एक्सटेंड होता है पोर्शन और ट्यूबुलर पार्ट में कन्वर्ट होता है, तो फर्स्ट ट्यूबुलर पार्ट को बोलते हैं प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल। वो बाद में कन्वर्ट होता है एक यू शेप्ड स्ट्रक्चर में, उसको बोलते हैं हेनलेज लूप। और वही यू शेप्ड स्ट्रक्चर फिर से ट्यूबुलर फॉर्म में कन्वर्ट होता है, तो उसको बोलते हैं डिस्टिल ट्यूब्यूल। एंड डिस्टिल ट्यूब्यूल जाके बाद में कनेक्ट होता है कलेक्टिंग डक्ट में, जहाँ पे पूरा वेस्ट मटेरियल कलेक्ट होता है बहुत सारे नेफ्रॉन से, और जो बाद में जाके कनेक्ट होता है हमारे यूरेटर से, और यूरेटर से फिर यूरिनरी ब्लैडर से। तो ये था एक्सप्लेनेशन अबाउट द नेफ्रॉन डायग्राम। आई होप आपको समझ में आया है। अभी इसका प्रोसेस हम पढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट पेज पे। सो नेफ्रॉन कंसिस्ट ऑफ बाउमन्स कैप्सूल, ग्लोमेरुलस, ट्यूबुलर पार्ट जो कि है डिस्टल ट्यूब्यूल एंड प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल, कलेक्टिंग डक्ट। यूरिन फॉर्मेशन ऑकर्स इन नेफ्रॉन।
थ्रू दीज थ्री प्रोसेसेस। यूरिन फॉर्मेशन जो भी होता है वो ये नेफ्रॉन में ही होता है। नेफ्रॉन ये एक ऐसा पार्ट है जहाँ पे मेन फिल्ट्रेशन होता है, और ये जो फिल्ट्रेशन होता है या फिर यूरिन फॉर्मेशन होता है ये तीन प्रोसेस के हेल्प से होता है। पहला है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, दूसरा है सिलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन एंड तीसरा है सिक्रीशन। आपको इसके जो नेम है वही देख के समझ में आ रहा होगा। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन मतलब उसमें जो भी नहीं चाहिए वो सभी फिल्टर होता है। सिलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन मतलब जो चाहिए वो सिलेक्ट होके एब्जॉर्ब कर देता है। एंड सिक्रीशन मतलब सिक्रीट होता है। तो वैसे ही ये प्रोसेस है जो हम अभी आगे पढ़ेंगे। तो पहला प्रोसेस हम पढ़ेंगे अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। The oxygenated blood carrying nitrogenous waste entered into glomerulus by renal artery। तो जैसे कि मैंने पहले भी आपको बोला था, जो भी ऑक्सीजनेटेड ब्लड है जिसमें वेस्ट मटेरियल्स है और जिसको हमें निकालना है, वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड वो सभी नाइट्रोजनस वेस्ट को लेके एंटर होती है ग्लोमेरुलस में। तो हमने डायग्राम देखा था, हमारा बाउमन्स कैप्सूल कुछ ऐसे ही था, जहाँ पे हमने ऐसे, सॉरी एक मिनट, तो ऐसे हमारा स्ट्रक्चर था बाउमन्स कैप्सूल का, और यहाँ पे ग्लोमेरुलस था। तो ये बाउमन्स कैप्सूल है। तो मैंने यहाँ पे आपको ऐसे एक वेन दिखाया था। तो ये मैंने बोला था रीनल आर्टरी है, और इसको जो बाहर जा रही है उसको बोला था मैंने रीनल वेन है। तो ये रीनल वेन है। तो ये जो रीनल आर्टरी है ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को नाइट्रोजनस वेस्ट के साथ इस ग्लोमेरुलस में लेके आती है। और जैसे ही ग्लोमेरुलस में आती है तो क्या होता है, ग्लोमेरुलस इज द कलेक्शन ऑफ स्मॉल कैपिलरीज। तो इस ग्लोमेरुलस के अंदर छोटे छोटे कैपिलरीज रहते हैं। अगर मुझे आपको क्लियरली दिखाना है तो मैं ऐसे दिखा सकती हूँ। तो ये जो छोटे छोटे कैपिलरीज रहते हैं ऐसे, तो ऐसे छोटे छोटे कैपिलरीज रहते हैं, और इन कैपिलरीज को स्मॉल स्मॉल होल्स रहते हैं। तो यहाँ पे एक होल है, यहाँ पे एक होल है, यहाँ पे तो ऐसे होल्स रहते हैं। तो जब इसमें से ब्लड जाता रहता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड वेस्ट मटेरियल्स लेके ऐसे जाता रहता है, तो इसमें से वेस्ट मटेरियल्स जो भी है वो इस होल्स के थ्रू ऐसे बाहर आ जाता है। जो भी वेस्ट मटेरियल है उस कैपिलरी से, उस होल्स में से वो वेस्ट मटेरियल सभी बाहर आ जाता है, और वही सब कलेक्ट होके इस बाउमन्स कैप्सूल से आगे चला जाता है। तो मैंने यहाँ पे लिखा है दीज कैपिलरीज हैव स्मॉल होल्स through which nitrogenous waste filtered out and comes out and collected in the Bowman's capsule। तो जैसे कि मैंने आपको अभी बोला, यहाँ पे वो फिल्टर होने के बाद में जो भी वेस्ट मटेरियल्स तैयार हो रहा है वो वेस्ट मटेरियल्स इस बाउमन्स कैप्सूल में कलेक्ट हो जाता है और आगे चला जाता है। और आगे क्या है, आगे है टिबुलर पार्ट। तो ये है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। जो मेन फिल्ट्रेशन का जो पार्ट है वो यहाँ पे ग्लोमेरुलस में होता है। और यहाँ पे जो फिल्ट्रेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत नीट और बहुत हाई लेवल का फिल्ट्रेशन होता है, इसीलिए इसको अल्ट्रा फिल्ट्रेशन बोलते हैं। फिर आएगा हमारा नेक्स्ट स्टेप, सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन। Filtrate collected in Bowman's capsule passes to the next folded part called proximal tubule, Henle's loop, and distal tubule, where the absorption of extra water, glucose, amino acids, ions takes place। मतलब जैसे ही वो ब्लड आगे चला जाता, सॉरी, जैसे ही वो फिल्ट्रेट नाइट्रोजनस वेस्ट आगे चले जाते हैं, तो आगे आपको पता है एक ट्यूबुलर पार्ट आता है, वो हम डायग्राम में देख सकते हैं। तो इस बाउमन्स कैप्सूल में सभी कलेक्ट हो गया है, और कलेक्ट होने के बाद वो नाइट्रोजनस वेस्ट आगे जा रहा है, और ऐसे जाते जाते वो फर्स्ट टिबुलर पार्ट में जाएगा जिसको हम प्रॉक्सिमल टिब्यूल बोलते हैं, और ऐसे ही जाते जाते फिर वो हेनलेज लूप पे जाएगा, और हेनलेज लूप पे फिर जाएगा वो हमारे डिस्टिल टिब्यूल में। और जब यहाँ से वो नाइट्रोजनस वेस्ट जा रहा है, अगर इस नाइट्रोजनस वेस्ट में कुछ भी इंपॉर्टेंट सब्सटेंसेस है, जैसे कि ग्लूकोज है, या फिर आयोन्स है, या फिर एक्स्ट्रा वाटर है, या फिर अमीनो एसिड्स है, तो ये अगर कुछ एक्स्ट्रा है तो उसको यहाँ पे एब्जॉर्ब किया जाता है। तो वो सभी यहाँ पे री एब्जॉर्ब होता है। री एब्जॉर्ब क्यों बोल रहे हैं हम, क्योंकि यहाँ वो ग्लोमेरुलस में फिल्टर हुआ था, उसको बाहर फेंके थे, लेकिन इसको अभी फिर से अंदर ले रहे हैं, तो इसीलिए उसको बोलते हैं री एब्जॉर्ब। तो सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि उसमें से हम जो भी हमें चाहिए वो सिलेक्ट करके एब्जॉर्ब कर रहे हैं। हमें ग्लूकोज चाहिए, आयोन्स चाहिए, वाटर चाहिए, अमीनो एसिड चाहिए, इसीलिए उसको हम सिलेक्ट करके एब्जॉर्ब कर रहे हैं। इसीलिए इस स्टेप को बोलते हैं सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन। तो ये होता है इस सभी टिबुलर पार्ट में। फिर उसके बाद में आएगा हमारा थर्ड स्टेप, वो है सिक्रीशन।
To balance the pH of the urine, some substances are secreted in the urine, and then urine from all the nephrons is collected in the collecting duct. इसका मतलब है जैसे ही पूरे ट्यूबुलर पार्ट से रीअब्जॉर्प्शन होके वो यूरिन जो है वो वेस्ट जो है कलेक्टिंग डक्ट के पास आता रहता है, तब यहाँ पे होता है सिक्रीशन। तो थोड़े सब्सटेंसेस सिक्रीट होते हैं और वो उस यूरिन में मिक्स हो जाते हैं, सो दैट वो यूरिन का जो पीएच है वो बैलेंस कर सके। और पीएच बैलेंस होने के बाद में वो यूरिन आएगा और यहाँ पे कलेक्टिंग डक्ट में कलेक्ट होता है। वैसे ही दूसरे नेफ्रॉन से भी कलेक्ट होता है, वैसे ही दूसरे और नेफ्रॉन से कलेक्ट हो जाता है। तो ये जो प्रोसेस है 3 स्टेप का प्रोसेस, तो ये अल्ट्राफिल्ट्रेशन, सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन एंड सिक्रीशन, ये हर कोई नेफ्रॉन में होता है। सभी नेफ्रॉन में ये प्रोसेस होने के बाद में पीएच एडजस्ट होने के बाद में वो यूरिन कलेक्टिंग डक्ट में कलेक्ट किया जाता है, और एक बार कलेक्ट किया गया तो बाद में वो यूरेटर्स के थ्रू यूरिनरी ब्लैडर में आता है। तो अगर आपको फंक्शन आता है एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑकर्ड इन नेफ्रॉन या फिर एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ यूरिन, तो ये 3 स्टेप आपको एक्सप्लेन करना है। पहला है अल्ट्राफिल्ट्रेशन, दूसरा है सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन एंड तीसरा है सिक्रीशन। लेकिन अगर आपको क्वेश्चन आता है ड्रॉ द डायग्राम ऑफ नेफ्रॉन, तो आपको सिर्फ उसका डायग्राम ड्रॉ करना है, जैसे कि ये वाला डायग्राम ड्रॉ करना है, और जो भी लेबलिंग करने के लिए बोलते हैं वो लेबलिंग आपको कंप्लीट करना है। आई होप आपको नेफ्रॉन का भी स्ट्रक्चर समझ में आया है, एंड नेफ्रॉन में यूरिन फॉर्मेशन कैसे होता है ये भी एक्सप्लेन अंडरस्टैंड हुआ है। एक्चुअली यूरिन फॉर्मेशन का मतलब ही वो 3 स्टेप है, अल्ट्राफिल्ट्रेशन, रीअब्जॉर्प्शन एंड सिक्रीशन। तो अभी हम आगे पढ़ेंगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक। तो एक बार यूरिन फॉर्मेशन हो गया तो उसको हम कलेक्ट करते हैं कलेक्टिंग डक्ट में, और कलेक्टिंग डक्ट से वो फिर कहाँ से जाएगा, कलेक्टिंग डक्ट से वो जाएगा यूरेटर्स। यूरेटर्स हमारे पास 2 है, एक है राइट एंड एक है लेफ्ट। राइट यूरेटर राइट किडनी से आता है, लेफ्ट यूरेटर लेफ्ट किडनी से आता है। तो यूरेटर, these are very thin tubes that carry urine from kidney to urinary bladder। यूरेटर से एक बहुत थिन, एक बहुत पतले ट्यूब्स है जो यूरिन को किडनी से यूरिनरी ब्लैडर तक लेके जाने के लिए हेल्प करते हैं। किडनी तो यहाँ पे ऊपर रहते हैं, बीन शेप किडनी, और यहाँ से आते हैं ये यूरेटर्स। तो ये इसका यूरेटर है और ये इस किडनी का यूरेटर है, और यहाँ से ये कहाँ पे आते हैं, यूरिनरी ब्लैडर तक लेके आने के लिए हेल्प करते हैं। तो ये जो है ये है यूरिनरी ब्लैडर, जहाँ पे यूरिन आके स्टोर होता है। तो अब हम पढ़ेंगे अबाउट यूरिनरी ब्लैडर। तो यूरिनरी ब्लैडर, इट इज मेड अप ऑफ मस्कुलर बैग लाइक स्ट्रक्चर। तो ये जो यूरिनरी ब्लैडर है ये एक मस्कुलर टिश्यू से बना है, ये एक मस्कुलर मसल्स का है, और ये बैग लाइक स्ट्रक्चर, मतलब बैग की तरह दिखता है, क्योंकि उसमें हम स्टोर करते हैं, जैसे बैग में हम कोई चीजें स्टोर करते हैं वैसे ही इसमें भी स्टोर करें, तो इसीलिए इसको बैग लाइक और सैक लाइक स्ट्रक्चर बोलते हैं, जो कि that collects urinary bladder, that collects urine. So urinary bladder is under the control of nervous system that collects and stores urine. तो यूरिनरी ब्लैडर जो है वो नर्वस सिस्टम के कंट्रोल में है, नर्वस सिस्टम के कंट्रोल में है। मतलब ये क्या है, एक वॉलंटरी जैसा काम करता है, मतलब नर्वस सिस्टम के कंट्रोल में रहता है वो। अगर नर्वस सिस्टम कहता है तो ही यूरिनरी ब्लैडर विल थ्रो द यूरिन आउट, मतलब इट विल बी इन कंट्रोल ऑफ ए ह्यूमन बीइंग। तो नेक्स्ट आता है यूरेथ्रा। तो जहाँ जो भी यूरिन यहाँ पे स्टोर हुआ यूरिनरी ब्लैडर में, जिसको हम बाहर भेज देते हैं बॉडी से, उस पार्ट को बोलते हैं यूरेथ्रा। तो इट इज एन ओपनिंग थ्रू विच यूरिन इज पास आउट। तो ये था सभी प्रोसेस अबाउट किडनी एंड फॉर्मेशन ऑफ यूरिन। तो यहाँ पे जो यूरिनरी ब्लैडर है, ये जो बैग लेग स्ट्रक्चर है, उसकी एक कैपेसिटी रहते हैं। तो विमेन्स में अगर आपने देखा तो इसकी कैपेसिटी है 500 ml यूरिन स्टोर करने की, लेकिन अगर आपने मेंस की यूरिनरी ब्लैडर की कैपेसिटी देखा तो नियरली 700 ml ऑफ यूरिन वो स्टोर कर सकते हैं। तो ये थी कैपेसिटी टू स्टोर द यूरिन बाय यूरिनरी ब्लैडर। तो ये था अबाउट एक्सक्रीटरी सिस्टम इन ह्यूमन बीइंग। तो अभी हम स्टडी करेंगे एक्सक्रीटरी सिस्टम इन प्लांट्स। तो अभी जो हमारा टॉपिक है वो है एक्सक्रीशन इन प्लांट्स। तो जो प्लांट्स है ये भी लिविंग है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं। तो इसमें भी जो भी अनवांटेड फूड और अनवांटेड पार्टिकल्स तैयार होते हैं, इनमें भी जो अनवांटेड थिंग्स तैयार होते हैं वो बाहर फेंकना इम्पोर्टेंट है। अगर वो अंदर ही स्टोर होके रहते हैं तो प्लांट्स को भी अफेक्ट होता है, प्लांट का ग्रोथ भी अफेक्ट होता है।
इसीलिए एक्सक्रीशन प्लांट्स में भी होता है। तो वो कैसे होता है हम यहाँ पे देखेंगे। ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस CO2 is used and oxygen will be a byproduct, and during respiration small amount of same oxygen is used and CO2 is released as byproduct. Excess of oxygen and CO2 comes out through stomata. मतलब जब भी फोटोसिंथेसिस होता है, फोटोसिंथेसिस एक प्रोसेस है जहाँ पे फूड तैयार होता है। ये भी हमने लास्ट वीडियोस में स्टडी किया, चाहे तो आप वो वीडियो देख सकते हैं। फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, प्लांट CO2 एंड वाटर को यूज करके इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल, सनलाइट एंड क्लोरोफिल, क्लोरोफिल एक ग्रीन कलर का पिगमेंट है, तो इनके प्रेजेंस में ये ग्लूकोज को तैयार करता है C6H12O6 और इसी के साथ रिलीज होती है ऑक्सीजन। तो यहाँ पे फोटोसिंथेसिस में प्लांट ने CO2 को ले लिया और ऑक्सीजन को बाहर फेंक दिया। बट जैसे कि प्लांट्स को भी एनर्जी चाहिए, तो प्लांट क्या करता है, जो ऑक्सीजन बाहर फेंक रहा है उसी में से थोड़ा ऑक्सीजन लेके ग्लूकोज को बर्न करता है, ग्लूकोज को ऑक्सीडाइज करता है और तैयार करता है CO2, H2O एंड एनर्जी। तो हम ये जो रिएक्शन है ये रेस्पिरेशन का रिएक्शन है, ये भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। ये रेस्पिरेशन का रिएक्शन है इन प्लांट्स। तो यहाँ पे प्लांट सम अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन ले रहा है और CO2 को बाहर फेंक रहा है। तो इसके ऊपर से हम क्या अंडरस्टैंड करते हैं कि प्लांट CO2 लेता भी है और प्लांट CO2 देता भी है बाहर। प्लांट ऑक्सीजन बाहर भी देता है एंड प्लांट ऑक्सीजन यूज भी करता है। तो यहाँ पे जो एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन या फिर एक्सेस ऑफ CO2 तैयार करते हैं, वो बाहर जाता कैसे है या फिर वो अंदर आता कैसे है, वो आता है थ्रू स्टोमेटा। तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस में भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, उस वीडियो भी मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया है कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस कैसे होता है। तो स्टोमेटा ये जो पार्ट है प्लांट का, ये स्टोमेटा के थ्रू गैसेस अंदर भी आते हैं और बाहर भी चले जाते हैं। व्हाट इज स्टोमेटा? स्टोमेटा एक ऐसा पोर है जो आप लीफ पे देख सकते हैं, लोअर एपिडर्मिस में, थोड़े बहुत स्टेम पे भी रहते हैं, जिसमें गार्ड सेल्स रहते हैं। गार्ड सेल्स जब ओपन होते हैं तो स्टोमेटल पोर ओपन होता है और ये गैसेस एक्सचेंज हो जाता है। तो ये था अबाउट द गैसेस। सेकेंड यहाँ पे मैंने लिखा है प्लांट्स कैन गेट रीड ऑफ एक्सेस ऑफ वाटर बाय ट्रांसपीरेशन। जैसे कि प्लांट्स को वाटर भी चाहिए फोटोसिंथेसिस करने के लिए, तो रूट्स जो है वो कंटिन्यूअस वाटर को एब्जॉर्ब करते रहते हैं और वही वाटर आगे ऊपर जाता रहता है। लेकिन वाटर को ऊपर जाने के लिए स्मॉल प्लांट्स में इजीली हो जाता है, बट जो टॉल प्लांट्स है उनमें एक प्रोसेस होता है, वो है ट्रांसपीरेशन। तो ट्रांसपीरेशन में क्या होता है, जब सनलाइट रहती है तो विद द हेल्प ऑफ सनलाइट, विद द हेल्प ऑफ हाई हीट, जो लीफ में स्टोमेटा रहते हैं उस स्टोमेटल पोर में से वाटर इवेपोरेट होता है। और जैसे ही वाटर इवेपोरेट होता है तो ये सेल्स जो रहते हैं उसमें सेल्स में वाटर कम होता है, तो वो सेल्स क्या करते हैं, नेबरिंग सेल से वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं और फिर वो सेल क्या करते हैं, नेक्स्ट नेबरिंग सेल से एब्जॉर्ब और देन नेक्स्ट नेबरिंग सेल से, ऐसे ही प्रोसेस कंटिन्यू होता है और एक प्रेशर तैयार होता है, उसको हम बोलते हैं सक्शन प्रेशर। एंड इस सक्शन के प्रेशर की वजह से जो प्रोसेस होता है वाटर को ऊपर लेके जाने का, उसको बोलते हैं ट्रांसपीरेशन। तो अगर प्लांट में एक्सेस ऑफ वाटर है, ज्यादा वाटर है, तो इस ट्रांसपीरेशन प्रोसेस से इवेपोरेट होने के लिए हेल्प होता है। मतलब एक्सेस ऑफ वाटर ट्रांसपीरेशन से बाहर फेंकते। तो ये हो गया अबाउट वाटर। हमने गैसेस भी देगा, अभी वाटर भी देगा। अभी है नेक्स्ट, फॉर अदर वेस्ट प्लांट यूज देयर टिश्यूज कंसिस्ट ऑफ डेड सेल्स। प्लांट्स में वाटर और गैसेस को छोड़ के थोड़े सॉलिड सब्सटेंसेस भी तैयार होते हैं जो अनवांटेड है। तो वो कैसे बाहर आते हैं, उसके लिए प्लांट थोड़े डेड सेल्स को यूज करता है अपने बॉडी में से। तो डेड सेल्स जो रहते हैं उस डेड सेल्स में ये वेस्ट मटेरियल्स को स्टोर कर देता है। तो मेनी प्लांट वेस्ट प्रोडक्ट्स आर स्टोर्ड इन सेल्यूलर वैक्यूल्स। सो वैक्यूल्स का काम भी हमने पढ़ा है, हमें 9th स्टैंडर्ड में था, आपको भी याद होगा। वैक्यूल क्या करते हैं, स्टोरिंग का काम करते हैं। सो जो भी अनवांटेड वेस्ट मटेरियल्स है वो वैक्यूल्स में भी स्टोर होते हैं। वेस्ट प्रोडक्ट्स में बी स्टोर्ड इन लीव्स दैट फॉल ऑफ। आपने देखा होगा, जैसे ही पेड़ बड़े होते हैं लीव्स ग्रीन रहते हैं और बाद में थोड़ी देर के बाद में वो लीफ का कलर स्लोली चेंज होते जाता है, वो येलोइश होते हैं, एक एक लीफ येलोइश होते हैं और येलोइश जैसे ही होते हैं वो स्लोली स्लोली ड्राई होते हैं और अपने आप टूट के नीचे नीचे गिर जाते हैं। क्यों ऐसे होता है, क्योंकि उसमें वेस्ट प्रोडक्ट को स्टोर किया जाता है।
और जैसे ही वेस्ट प्रोडक्ट को स्टोर किया जाता है तो उसको कोई फूड वाटर नहीं मिलता, क्योंकि वो सभी सेल्स डेड होते हैं, और डेड होने की वजह से वो लीफ ड्राई होके अपने आप नीचे गिर जाता है। नीचे गिर गया मतलब उस लीफ में से जो वेस्ट मटेरियल है वो बाहर फेंक दिया। Some waste products are stored as resins and gums. तो थोड़े प्लांट्स में जो वेस्ट प्रोडक्ट्स है वो रेजिन्स और गम्स के फॉर्म में भी स्टोर किया जाता है, जो स्पेशली इन ओल्ड जाइलम। ओल्ड जाइलम, जाइलम आपको पता है, जाइलम इज अ कंडक्टिंग टिश्यू, वाटर कंडक्टिंग टिश्यू। तो जाइलम जो ओल्ड जाइलम है, उस ओल्ड जाइलम में ये रेजिन्स और गम्स के फॉर्म में भी स्टोर होता है। अगर आपने कभी बड़े बड़े पेड़ को देखा होगा तो उसका जो बार्क रहता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर ये एक ट्री है, एक बड़ा ट्री है, तो ये जो बार्क है यहाँ से थोड़ा बहुत कुछ तो गम लाइक बाहर आता रहता है ट्री से, जो बहुत स्टिकी रहता है, ब्राउन कलर ब्लैक कलर का रहता है। वो जो गम लाइक बाहर आता रहता है वो नथिंग बट इस प्लांट का वेस्ट मटेरियल है जो ओल्ड जाइलम में स्टोर हुआ रहता है। Plants also excrete some substances, waste substances into the soil around them. मतलब रूट्स जो रहते हैं नीचे ग्राउंड में, वो रूट्स भी वेस्ट मटेरियल्स को बाहर फेंकने के लिए हेल्प करते हैं। तो ये था एक्सक्रीशन इन प्लांट्स। जैसे कि मैंने बोला आपको, और एक बार मैं यहाँ पे बोल रही हूँ, प्लांट्स में तीन तरह के सब्सटेंसेस रहते हैं, एक है गैसेस, एक है वाटर, और एक है सॉलिड सब्सटेंसेस, मतलब सॉल्यूशन, सॉलिड सब्सटेंसेस। सॉलिड सब्सटेंस मतलब एग्जैक्ट सॉलिड नहीं है, थोड़ा लिक्विड में रहते हैं। तो ये तीनों को बाहर फेंकना रहता है। तो यहाँ पे गैस तो कहाँ से बाहर जाता है, स्टोमेटा के हेल्प से जाता है, जैसे कि CO2 एंड ऑक्सीजन। तो ये दोनों क्या होता है, स्टोमेटा की हेल्प से जाते हैं। प्लांट्स में जो वाटर रहता है वो ट्रांसपीरेशन प्रोसेस के थ्रू जाता है। जो बाकी के वेस्ट रहते हैं वो कैसे जाते हैं, एक तो ये वो डेड सेल्स में स्टोर किया जाता है, नहीं तो वो वैक्यूल्स में स्टोर किया जाता है, नहीं तो लीव्स में स्टोर करके वो लीव्स ड्राई होके नीचे गिर जाते हैं। थोड़े प्लांट्स में वो वेस्ट प्रोडक्ट रेजिन्स की तरह या फिर गम्स की तरह स्टोर किया जाता है वोल्ड जाइलम में। एंड ऑल्सो रूट्स विल हेल्प टू रिमूव द वेस्ट मटेरियल्स इनटू सॉइल। तो ये हो गया एक्सक्रीशन इन प्लांट्स के ऊपर भी आपको क्वेश्चन पूछते हैं। एटलीस्ट आपको जो मेन मेन है वो आपको याद रखना है, जैसे कि CO2 कैसे, वाटर कैसे, और यहाँ पे लीव्स फॉल होना या फिर रेजिन्स और गम्स का जो पॉइंट है वो आपको याद रखना है। तो यहाँ पे ये कंप्लीट होता है एक्सक्रीशन का टॉपिक। ह्यूमंस में और प्लांट्स में दोनों में कैसे होता है वो मैंने इसी एक ही वीडियो में कंप्लीट किया है। आपको, आई होप आपको ये वीडियो क्लियरली अंडरस्टैंड हो जाएगा और कंसेप्ट भी क्लियरली आपको समझ में आएगा। थैंक यू सो मच। इस वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू।